प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और विश्वास है कि आप सभी लोग अध्ययन कार्य में जुटे होंगे और अपना कार्य पूर्ण कर रहे होंगे। इसी के साथ 4 पंक्तियां आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सुख से बीते दिन तुम्हारे, पग पग पर हरियाली हो, आशा के पुष्पों से निर्मित जीवन की हर डाली। प्रिय बच्चों, मुझे आप सभी लोगों पर आशा है कि आप ईमानदारी के साथ प्रतिदिन अपना कार्य कर लेते होंगे और जो वादन कर रहा हूँ, इस वादन को ध्यानपूर्वक स्मरण कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ आज आप सभी लोगों को समाजशास्त्र में लेसन 3 पढ़ाना है, जिस लेसन का नाम है भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। तो आप सभी लोगों को पिछली कक्षा में लोकतंत्र के बारे में बताए हुए होंगे। और लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र किसे कहते हैं? जहाँ पर जनता का शासन हो। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। यह अब्राहम लिंकन की डिफिनेशन है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो लोकतंत्र का अर्थ तथा परिभाषाओं के बारे में आप सभी लोगों को अध्ययन करना है। लोकतंत्र, जिसे जनतंत्र के नाम से जाना जाता है, प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस तथा क्रेसिया से मिलकर बना है। अतः प्रथम शब्द का अर्थ जनता तथा दूसरे का शक्ति अथवा सत्ता है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ जनता का शासन है। अतः लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। लोकतंत्र की अनेक विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें ब्राइस महोदय का कथन है, हेरोडोटस के समय से ही लोकतंत्र शब्द का प्रयोग शासन के उस प्रकार का बोध कराने के लिए किया जाता है जिसमें शासन की सत्ता वर्ग विशेष अथवा वर्गों में नहीं, अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। मैक्सी के अनुसार 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र से तात्पर्य एक राजनीतिक नियम, शासन की विधि व समाज के ढांचे से ही नहीं, वरन यह जीवन के उस मार्ग की खोज है जिसमें मनुष्यों की लोकतंत्र और ऐच्छिक वृद्धि के आधार पर उनमें अनुरूपता और एकीकरण लाया जा सके। इस तरह से लोकतंत्र की
परिभाषाओं को अनेक विद्वानों ने स्पष्ट किया है। लोकतंत्र को शासन पद्धति तक ही सीमित न रखकर व्यापक अर्थ में देखा जा सकता है। यह एक राजनीतिक सिद्धांत, शासन प्रणाली अथवा समाज का ढांचा ही नहीं है, अपितु इसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता और ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर उनमें एक रूपता तथा एकीकरण लाने का भी मार्ग निहित है। लोकतंत्र संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह समाज के शाश्वत मूल्यों पर आधारित एक आदर्श व्यवस्था है। इस तरह से आप देखेंगे लोकतंत्र शासन प्रणाली के गुण। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख गुण पाए जाते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख गुण पाए जाते हैं, जिसमें व्यक्तित्व के विकास में सहायक। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। अतएव इस शासन प्रणाली में नागरिकों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में शासन का समस्त कार्य जनता के हाथों में होता है। अतएव जनता में असंतोष उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। यदि जनता में किन्हीं बातों के आधार पर असंतोष अथवा आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो जनता संवैधानिक साधनों के आधार पर अपने असंतोष को व्यक्त करती रहती है। इसीलिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में क्रांति का कोई भय नहीं होता है। इस संबंध में गिलक्राइस्ट का मत है, लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही वह क्रांतिकारी नहीं हो सकता। राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में नागरिकों को शासन के कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। अतएव इस शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को राजनीतिक कार्यों का प्रशिक्षण मिल जाता है। इस संबंध में वर्ण का कथन है कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं और सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है। इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। गैटिल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल की संज्ञा दी है। नंबर 4, समानता की पोषक शासन प्रणाली। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को समान समझा जाता है तथा सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। रंग, जाति, धर्म तथा लिंग आदि को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। इस व्यवस्था में वर्ग विशेषाधिकार का अंत करके अवसर की समानता के सिद्धांत का परिपालन किया जाता है। इसीलिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में ही नागरिकों का बौद्धिक विकास संभव है। इस संबंध में लॉर्ड ब्राइस का मत है, राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का मान बढ़ता है।
और कर्तव्य की भावना उस स्तर तक पहुंच जाती है जिसका पालन उसको राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के कारण करना पड़ता है। सामान्य इच्छा पर आधारित लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली जनता की इच्छा पर विशेष बल देती है। इस शासन प्रणाली में सामान्य इच्छा के अनुसार ही शासन कार्य संचालित किया जाता है। इसलिए लोकतंत्रात्मक शासन में किसी वर्ग विशेष के हितों का ध्यान न रखकर समस्त जनता के हितों की सुरक्षा की जाती है। इस तरह ये 5 महत्वपूर्ण लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के गुण थे, विशेषताएं थीं, और इसी लेसन में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के दोषों का भी आपको अध्ययन करना है, जिसमें आप देखेंगे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख दोष पाए जाते हैं। नंबर 1, अयोग्य व्यक्तियों का शासन। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में योग्य व अयोग्य सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अतएव इस शासन व्यवस्था में अयोग्य व्यक्तियों को भी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अयोग्य अथवा मूर्ख व्यक्तियों का शासन कहा है। लैकी के अनुसार यह निर्धनतम अयोग्यतम लोगों की सरकार है। लोकतंत्र जब अपनी विकृत अवस्था में पहुंच जाता है तो यह भीड़ तंत्र में परिणत हो जाता है। इस शासन प्रणाली में योग्यता के स्थान पर संख्या को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। तथ्य इस ओर संकेत करते हैं कि समाज में योग्य व्यक्तियों की तुलना में अयोग्य अथवा मूर्ख व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। धीरे धीरे निर्वाचन प्रक्रिया सिद्धांतों से हटकर जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि अनेक तत्वों के आधारों पर होने लगती है तथा व्यवस्था भ्रष्ट शासन तंत्र का प्रतिरूप बन जाती है। इसी आधार पर फैगेट ने इसे अज्ञानता भरा शासन और H.C. वेल्स ने बुद्धिहीन अथवा अज्ञानियों का शासन कहा है। अनेक विद्वानों ने लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहा है। इसको दूसरे शब्दों में लोकतंत्र अयोग्यता का सिद्धांत है के रूप में निरूपित किया जा सकता है। नंबर 2, राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में विभिन्न राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है। अतएव लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं और लोकहितों की उपेक्षा करते हैं। व्ययशील शासन प्रणाली। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अधिकांश पदों पर निर्वाचन द्वारा ही नियुक्तियां होती हैं। निर्वाचन कार्यों में धन का अत्यधिक अपव्यय होता है। अतएव प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली एक व्ययशील प्रणाली है और इस प्रणाली में समय का भी अपव्यय होता है। बारकर के अनुसार लोकतंत्र अपनी प्रकृति से ही शीघ्र निर्णय के अनुकूल नहीं है। नंबर 4, सभ्यता तथा संस्कृति के विकास में बाधक। सभ्यता तथा संस्कृति के विकास में बाधक। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अधिकांश पदों पर निर्वाचन द्वारा ही नियुक्तियां होती हैं। निर्वाचन कार्यों में धन का अत्यधिक अपव्यय होता है। अतएव
प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली एक व्ययशील प्रणाली है। इस प्रणाली में समय का भी अपव्यय होता है। सभ्यता तथा संस्कृति के विकास में बाधक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अशिक्षित लोगों को भी शिक्षित लोगों के समान ही अधिकार दिए जाते हैं। अशिक्षित लोग सभ्यता व संस्कृति का विकास करने में सक्षम नहीं होते हैं। अतएव प्रजातंत्र में सभ्यता व संस्कृति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। हेनरी मैन के अनुसार प्रजातंत्र में वयस्क मताधिकार आदि की व्यवस्था द्वारा सभ्यता में संस्कृति के विकास में बाधा उत्पन्न की जाती है। सिद्धांतों की अव्यवहारिकता लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अयोग्य व्यक्तियों को भी प्रशासन में योग्य व्यक्तियों के समान ही अधिकार प्रदान किए जाते हैं। यह शासन प्रणाली समानता, स्वतंत्रता तथा विश्व बंधुत्व की कोरी कल्पना पर आधारित है। अतएव इसके सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में प्रसिद्ध विद्वान बर्क ने यह मत व्यक्त किया है कि प्रजातंत्र कोरी कल्पना है। उसके सिद्धांतों पर चलकर किसी भी शासन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है। नंबर 6, गुणों के प्रति उदासीनता। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनसंख्या पर या बहुमत पर विशेष बल दिया जाता है और गुणशील व्यक्तियों की उपेक्षा होती है। ऐसी दशा में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली गरीबों और अज्ञानी लोगों की ही सरकार कही जा सकती है। गरीबों और अज्ञानी लोगों की सरकार कही जा सकती है। और मतों का दुरुपयोग। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अल्पसंख्यकों के मत व्यर्थ हो जाते हैं और मतों का दुरुपयोग होता है। केवल एक मत अधिक प्राप्त करने वाले व्यक्ति विजयी घोषित हो जाते हैं और शेष विपक्षी मतों का कोई भी मूल्य नहीं होता है। लोकतंत्र में कार्य की बड़ी क्षति होती है और इसमें थोड़े से चतुर व्यक्ति अपने पक्ष में मतों का संग्रह बड़ी सरलता से कर लेते हैं तथा शासन करते हैं। पूंजीपतियों को प्रोत्साहन। पूंजीपतियों का इस शासन व्यवस्था में बहुत महत्व है, क्योंकि पूंजी प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूंजीपति ही चुनाव में धन व्यय करता है तथा पूंजीपति ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचनों में प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं। निर्धन तथा अयोग्य मतदाताओं से धन के बदले मत खरीद लेते हैं तथा निर्वाचित होकर शासन सत्ता को संभालते हैं। पूंजीपति राजनीतिक दलों को चंदा देने के साथ साथ राजनीतिक दलों के द्वारा समर्थित प्रतिनिधियों को भी धन प्रदान करते हैं तथा निर्वाचित हो जाने के उपरांत वे अपने हितों की पूर्ति के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर निरंतर दबाव बनाए रखते हैं। परिणाम स्वरूप जनप्रतिनिधि उनके हितों के अनुरूप ही विधायन के कार्यों को संपन्न करते हैं। इसलिए आलोचकों ने लोकतंत्र को धनिक वर्गों का दुर्ग कहा है। लोकतंत्र केवल एक कल्पना। लोकतंत्र को केवल एक कल्पना अथवा मृग मरीचिका की संज्ञा दी जा सकती है। यह कहना है कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है वास्तविकता से परे की चीज है, क्योंकि साधारण जनता तो मतदाता की मात्र भूमिका निभाती है, जबकि सत्ता पर अधिपत्य केवल उन्हीं व्यक्तियों का होता है जिनके पास धन, बाहुबल
एवं अपराधियों से साठ-गांठ की शक्ति होती है। पेरेटो, मोस्का तथा सिल्स इस वर्ग को अभिजन वर्ग के नाम से पुकारते हैं। लोकतंत्र में तो जनता को केवल यह भ्रम रहता है कि वह ही वास्तविक शासक है। इस तरह से लोकतंत्र की गुण और दोष, लोकतंत्र का अर्थ एवं लोकतंत्र की परिभाषाओं के बारे में हम आप सभी लोग चर्चा कर रहे थे। तो प्रिय बच्चों, आज का वादन यहीं तक रहा और कल आप सभी लोगों को इसी लेसन में पंचायती राज व्यवस्था और संस्थाओं के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार।